स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसका उद्देश्य आपकी भविष्य की यात्रा को सही दिशा देना है और आपकी सफलता की मार्ग को आसान बनाना है। आज हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल, जिसमें हम कवर करेंगे बिहार के ऐसे प्रश्न जो 68वीं बिहार पीसीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें, चाहे इस वीडियो के माध्यम से या किसी पुस्तक के माध्यम से, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर से ज़रूर पढ़ें। इन प्रश्नों को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य आपकी सफलता की मार्ग को आसान बनाना है। इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसे कमीशन अक्सर पूछ लेता है, मतलब आसान प्रश्न। कहने का सीधा मतलब ये है कि कमीशन के अगर आसान प्रश्नों को आप गलत कर देते हैं या छूट जाता है तो फिर सफलता थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। टफ प्रश्न या कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन और टफ होते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आसान प्रश्न सबके लिए आसान होते हैं। तो आपकी सफलता के लिए ये प्रयास करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावा है और महावीर स्वामी को मोक्ष मिला था 527 ईसा पूर्व के आसपास या 527 बीसी में। तो इस समय इनकी आयु लगभग 72 वर्ष थी। और अगर प्रश्न पूछ ले महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल कहाँ पर है या मोक्ष स्थल कहाँ पर है, तो वह कुशीनगर है। तो दो प्रश्न, इससे आपको दो प्रश्न हो गए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में हुई थी और निर्वासन के दौरान इन्हें नालंदा में दफनाया गया। वर्ष 1632 के बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की थी। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त होता है, किंतु कमीशन के उत्तर में अक्सर इसको 1632 मान लेते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी मानेंगे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, हुंकार नाम था इनके पत्रिका का? स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी संन्यास अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा या देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे कुल। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन
फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, जयशंकर प्रसाद, अब्दुल बरी आदि लोगों ने मिलकर किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। गंगा शरण सिंह, जयशंकर प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृतायन तथा अंबिका सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयशंकर प्रसाद थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? इसमें से ये दो लोग हैं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा भी अन्य कई लोग थे जिनका नाम मैंने भी आपको बताया, गंगा शरण सिंह, जयशंकर प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृतायन आदि। जयशंकर प्रसाद को कौन सी उपाधि दी गई थी? ये प्रश्न अक्सर पूछ लेता, बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसको एकदम रट लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो मामला गड़बड़ है। तो जयशंकर प्रसाद को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। और बिहार के जो प्रमुख वर्तमान में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको याद कर लिए, उनको देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ अपेक्षाकृत पुरानी हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवार क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं जो तृतीय क्रम की, और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो गंगा मैदान जो है बिल्कुल नया माना जाता है। क्यों गंगा मैदान को नया माना जाता है? क्योंकि पहले वहाँ पर टेथिस सागर था, बाद में समय के साथ वो जगह भर गई और फिर वो वहाँ पे एक नदी का प्रवाह हुआ, तो इसलिए उस भूभाग को सबसे नया कहा जाता है या सबसे नया माना जाता है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पीडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, दूसरा तराई मिट्टी और तीसरा गंगेय जलोढ़। ये तीनों नाम याद रखिएगा। पीडमोंट मिट्टी आपके पश्चिमी चंपारण जिले में मिलती है, जबकि तराई मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और गंगेय जलोढ़ मिट्टी बिहार के मैदान गंगैटिक जलोढ़ या गंगा नदी के साथ साथ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध लेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है, ये याद रखिएगा। फल्गु नदी के किनारे है और अभी यहाँ पे एक डैम बना है और गंगा का पानी यहाँ पे लाया गया है। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। करंट जरूर पढ़ते रहिए। अगर आपको करंट देखना है हमारे चैनल पर जाइए, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। लॉन्ग वीडियो भी है, अगर उसका शॉर्ट देखना चाहेंगे तो शॉर्ट वीडियो भी है। एक बार करंट जरूर देखिए, क्योंकि करंट के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने करंट के प्रश्न गलत कर दिए तो चीज़ें कठिन हो जाएंगी, इसलिए करंट को जरूर देखिए। चाहे हमारे चैनल पर जाके देखिए, चाहे कहीं से देखिए, लेकिन करंट को रिवीजन जरूर मारिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा से मिल जाती है। मोरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियां भी आप देख लीजिए। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित कुल 12 जिले हैं। इस तथ्य को याद रखिएगा। और ये 12 जिले इस प्रकार हैं: सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना,
वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार। इनको याद रखिएगा, पता नहीं पूछ ले कौन सा जिला है, नाम पूछ ले सीधे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो इन जिलों में सबसे अधिक नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए मलबों या गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए, ये ऐसे प्रश्न अक्सर पूछता है। इन प्रश्नों पे एकदम ध्यान दिए रहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये देखने तो आपको आसान लगते हैं, लेकिन यहीं पे गलत होता है। तो बिहार में गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी पटना में है। यहाँ पे कुल 99 किलोमीटर लंबी है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर भागलपुर है। भागलपुर में 97 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सोन, पुनपुन हैं, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में जाकर मिल जाती हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं। इसमें कुल 12 जिले शामिल हैं। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, हर शब्द का यहाँ अलग मीनिंग है। CWG का यहाँ पे इतना डिटेल में बताया नहीं जा सकता, बस आप तथ्य याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेता है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, देखिए ये प्रश्न सन 2000 का है, तो संभवतः ये झारखंड को लेकर पूछ रहे थे। वर्तमान में बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार की कुल कृषि क्षेत्र भूमि 50.77 लाख हेक्टेयर है। ये याद रखिएगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र, परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, बिहार में 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया गया था। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों जैसे निर्धन परिवारों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों से संबंधित निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि इन लोगों के साथ समस्या ये हुई थी कि शराबबंदी के बाद इनके आय का साधन समाप्त हो गया था। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, तो 2019 में बिहार के मानव सूचकांक का मान 0.574 था। देखिए, ये 2022 का ही प्रश्न है। ये बैक डेट में भी करंट पूछ ले रहे हैं, इसलिए तैयार रहिए, कहीं का भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेंगे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली, तो बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया, जिसका नाम CFMS है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं में
प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दी गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को नहीं प्रदान किया गया। असल में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा केवल उन राज्यों को मिलता है जिनके आर्थिक विकास की संभावना नगण्य होती है या फिर बहुत कम होती है, जबकि बिहार जैसे राज्यों के विकास की बहुत संभावना है। इसलिए उम्मीद कम है कि बिहार को कभी विशेष श्रेणी का दर्जा मिलेगा। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो यह कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। असल में कोविड-19 में बहुत सारे बिहार के जो मजदूर थे अन्य राज्यों में या अन्य जिलों में फंसे हुए थे, तो उनको विशेष सहायता दी गई थी राज्य सरकार द्वारा, तो उसी कारण इनको अवार्ड दिया गया। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 में सम्मिलित किया गया था, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 के द्वारा लागू किया गया था। 7 निश्चयों में शामिल हैं आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर बिजली लगातार, चौथा हर घर नल का जल, 5वां घर तक पक्की गली नालियाँ, 6 शौचालय निर्माण घर का सामान, 7वां अवसर बढ़े आगे पढ़ें। तो ये 7 कुल निश्चय थे। डिजिटल विकास कार्यक्रम के दौरान कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे? तो इसमें 6ठी कक्षा के ऊपर के सभी छात्र होंगे। देखिए उत्तर तो ये सही दिया नहीं है, तो सही उत्तर इसका ई होगा। तो इसका 6ठी से ऊपर के जितने छात्र हैं 6ठी कक्षा के ऊपर, वो सभी इसमें लाभार्थी हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 10.058% ये है। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, जो 17.939% है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित है या बिहार के पटना जिले में स्थित है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती। नेपाल के साथ बिहार के कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जो क्रमशः सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगिरी पहाड़ियों में स्थित है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपने पैर रखे थे। देखिए ये है तो देखने में बहुत आसान प्रश्न लग रहा है, नील आर्मस्ट्रांग है ये, लेकिन ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, ये बहुत पुराना प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को कि ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न मिस मत करिएगा। अगर आपको करंट देखना है तो चैनल पे जाइए और करंट देखिए, क्योंकि करंट से प्रश्न जरूर आते हैं। अगर करंट का प्रश्न मिस हो गया तो रिस्क हो सकता है, क्योंकि करंट से करीब 40-50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? देखिए इतने पहले का डेटा तो किसी के पास है नहीं, सबने अपना अपना अनुमान लगाया है, तो कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, इसलिए इसमें कोई सटीक डेटा नहीं मिल सकता, इसलिए इसका कोई एक आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सब अनुमानित है 10,000 ईसा पूर्व। और अभी वर्तमान की सूचनाएं लेनी है तो चैनल पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा,
अब केवल बिहार में नहीं बल्कि हर जगह हो रहा है। इसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए यहाँ पर दो हैं, एक महाबोधि विहार, दूसरा नालंदा बौद्ध मठ। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसके बाद भी लगातार हम लोग बिहार का प्रश्न देखते रहेंगे ताकि आपके सिलेक्शन में सहजता हो। हमारे सीरीज का उद्देश्य ये है कि आप आसान क्वेश्चन गलत ना करें। हमारा एक ही लक्ष्य है, चूँकि 150 प्रश्नों में करीब 100 से 110 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। तो मेरा टारगेट बस वही है कि आप आसान प्रश्न सॉल्व कर ले जाएं। चूँकि इस बार पहली बार नेगेटिव मार्किंग आई है तो समस्या है, कट ऑफ कम जाएगा, उसके लिए तैयार रहिए और अगला सीरीज जरूर देखिए। हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के प्रयास करेंगे ताकि आपके सिलेक्शन में सहजता हो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।